Okay, good evening students. Good evening sir. अरे बच्चे नहीं आए क्या? हुआ? ठीक है, जब तक बच्चे आते हैं, कुछ डाउट है, जो भी है पूछ लो प्लीज, आगे बढ़ते हैं। जो भी डाउट है लास्ट क्लास प्लीज पूछना स्टार्ट करो, फिर डाउट क्लियर करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या बात, बच्चा लोग बिजी है क्या? नो सर, आज फिजिक्स क्लास में भी कम था पहले। क्यों? सर पता नहीं। क्या हो, कुछ एग्जाम है क्या स्कूल में? नो सर, खत्म हो गया। सर हम्म, सर वो 3.5 वाला बता दीजिएगा। बताओ। देखो, तुम लोगों को पता होगा जेई का रिजल्ट निकला, तो हमारे कोचिंग से सर ने एक चीज भेजा, मैं दिखाता हूँ कितना सही बात है, एक बार सोचने वाला बात है। मतलब बहुत ही सोचने वाला बात है, तो मैं दिखाता हूँ। हमारे कोचिंग से एक बच्चा है जिसने स्कोर किया, सर ने कहीं तो दिया था, मुझे याद नहीं। हाँ यस, ये देखो, तो दिखाता हूँ एक चीज, देखना सब लोग आगे क्या, तभी दिखाते हैं, तो दिखा के मजा भी आएगा। नहीं 18 बच्चा है तो बहुत दुख का बात है, बच्चा लोग क्लास अटेंड नहीं करते। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, एक बच्चा का रिजल्ट दिखाता हूँ मैं तुमको, तुमको देख के अच्छा लगेगा, है ना? तुम्हारे जैसा कोई बच्चा होगा, मैं भी तुमसे भी वीक बच्चा हो सकता है। थोड़ा सा रुका, मैं कैमरा थोड़ा साफ कर देता हूँ। तो एक बच्चा का रिजल्ट दिखा दो मैं तुम लोग को, देखना उसका रिजल्ट कितना आया। ठीक है, आज जेई का रिजल्ट दिया है कल, तो उसका स्कोर देखो एक बार, तुमको देख के अच्छा लगेगा। तुम लोग खुद रिजल्ट का देखो कितना परसेंट आएगा। ठीक है, इसको वर्ड में कहाँ लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ वर्ड में, टोटल। सर व्हाट्सएप में सेंड कर दीजिए। नहीं व्हाट्सएप नहीं, ये देखो मैं दिखाना चाहता हूँ क्या करोगे रिजल्ट लेके। ये इसका टोटल स्कोर है, यहाँ देखो इसका टोटल स्कोर, ठीक है ना? ये इसका टोटल स्कोर है, जो लास्ट का जो लाइन दिख रहा होगा, सेकंड लास्ट लाइन से टोटल स्कोर है। पढ़ो कितना स्कोर आया इसको।
99.062822 परसेंटाइल। देख रहे हो? देख रहे हो? यस सर। दिखा सबको? ये यस इसका सर। परसेंटाइल है, ठीक है। ये इसने स्कोर किया। इसका नाम, लड़का का नाम क्या है? इस लड़की का नाम है, ये देखो, इसका नाम है बेचारा का कोई चित्रांतन बोरवा, ठीक है, चित्रांतन बोरवा, ठीक है। चित्रांतन बोरवा ने इतना स्कोर किया, 99.99 से ऊपर परसेंटेज स्कोर किया, ठीक है। इंटरेस्टिंग बात ये नहीं कि इसने स्कोर किया, इंटरेस्टिंग बात ये है कि तुम यहाँ पे एक लाइन पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा है तुम पढ़ो। द मोस्ट सिंसियर स्टूडेंट ऑफ एलसीसी क्लास 12, ही नेवर मिस्ड अ सिंगल क्लास एंड टेस्ट। आर गेटिंग द पॉइंट? बोलना क्या चाह रहा है यहाँ पे? हाँ, he scored how much? He scored 99.096 समथिंग परसेंटाइल। और उसका रीजन ये नहीं कि बहुत अच्छा स्टूडेंट है, रीजन ये है कि ही इज वेरी, क्या, इज वेरी सिंसियर स्टूडेंट, ही नेवर मिस अ सिंगल क्लास एंड टेस्ट। ये होता है सिंसियरिटी बच्चा का। तो ये बच्चा को ना मिले क्या तुम डिजर्व करते हो मिलना? बताओ, अपने आप से पूछो एक बार, है ना। जब रिजल्ट आता तो हम बहुत सोचते हैं कि अरे यार उसको मिल गया, मुझे नहीं मिला, इसका हो गया, मेरा नहीं हुआ। बट हम लोग कभी ये नहीं पूछते अपने आप से कि क्या हम लोग डिजर्व करते हैं क्या मिलना? बताओ, हम डिजर्व करते हैं? हम क्या उतना मेहनत करते हैं? क्या हम लोग उतना मेहनत करते हैं? बताओ। अगर तुम मेहनत करोगे तो क्यों नहीं मिलेगा तुम? ये थोड़ी कि कोई ऊपर से एलियन बन गया है कि उसको मिलता है। हर बच्चा तुम लोग का जैसा ही बच्चा है, कोई मेहनत करता है, कोई नहीं करता है। जो नहीं करेगा उसको सोचना भी नहीं चाहिए कि मुझे मिलेगा, है ना। और तुम लोग को तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ बच्चों लोगों को कि साइंस तुमने अपने मर्जी से लिया है, पेरेंट्स ने जबरदस्ती तो दिलाया नहीं होगा। तुमने खुद ही बोला होगा कि मुझे साइंस पढ़ना है। तो जब तुमने खुद ही साइंस लिया है, खुद ही डॉक्टर बनने का इच्छा है, खुद ही इंजीनियर बनने का इच्छा है, तो इच्छा को पूरा करने के लिए पढ़ना भी तो पड़ेगा। इच्छा तो बहुत कुछ है, पर काम करने का मन नहीं करता, तो वो कैसा इच्छा होगा जहाँ काम ही करने का मन नहीं करता? ठीक है, बोलो। अभी का टाइम का बच्चा अगर एंट्रेंस क्रैक नहीं करेगा तो कब करेगा? तुमको मैं अपने बारे में बताऊं, हम लोग का टाइम का बताता हूँ तुमको बात बताता हूँ। तुम लोग तो इतना लकी हो कि तुम लोग टीचर का डेमो देखते हो, कोचिंग जाते हो, सिलेक्ट करते हो, अच्छा लगा तो पढ़ते हो। मेरे टाइम में जब मैं क्लास 12 में था, 11 में था, तो हमारे वहाँ पे एक ही फैकल्टी, उनका नाम था प्रोफेसर एच एस यादव सर, ठीक है ना। अब यादव सर ही हम लोग को केमिस्ट्री पढ़ाते थे और वही यादव सर हम लोग को फिजिक्स भी पढ़ाते थे, ठीक है ना। और मान लो कभी गलती से मैंने घर पे जाके बोल दिया कि मुझे यादव सर का क्लास नहीं समझ में आया, मान लो मैंने ऐसा बोल दिया, मान लो, ऐसा बोलना हम लोग के लिए दम नहीं था, बट मान लो कभी जो मैंने बोल दिया कि सर मुझे क्लास, ये पापा मुझे क्लास नहीं समझ में आया, तो घर में जो धुलाई मिलेगा ना मुझे 11 के टाइम में, है ना, वो धुलाई मतलब, और मतलब वो धुलाई खतरनाक धुलाई होता, क्योंकि हमारे टाइम में कोई ऑप्शन नहीं था। अगर यादव सर का क्लास नहीं समझ में आ रहा है तो मतलब मैं ही गधा हूँ, सर का कोई गलती नहीं है, गधा तो मैं ही हूँ यहाँ। तो उस, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सर का, देखो हर टीचर का पढ़ाने का स्टाइल अलग होता है, कोई टीचर खराब नहीं होता, सब अच्छा टीचर। हाँ, अब बच्चा लोग किसी के साथ ज्यादा कंफर्टेबल है, किसी के साथ कम कंफर्टेबल होते हैं, है कि नहीं, पर पढ़ाएगा तो वही, है कि नहीं, बताओ। अगर कोई टीचर बना है, कोई तुमको केमिस्ट्री पढ़ाता है, फिजिक्स पढ़ाता है, तो ऑब्वियसली कुछ तो आता होगा उसको, है ना। क्या हो, है कि नहीं, बताओ क्या मानते हो तुम? सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? यस सर। यस सर। है ना, सही बोल रहा हूँ, उसको कुछ तो आता होगा तभी पढ़ा रहा तुम लोग को। लेकिन बात है कि कंफर्टेबिलिटी का बात होता है कि मुझे किसी के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हूँ और किसी से कम कंफर्टेबल हूँ। बट हमारे टाइम पे ऑप्शन नहीं था, हम ये नहीं बोल सकते थे कि सर मुझे, पापा मुझे इनका नहीं समझ में आ रहा है। आजकल ये ऑप्शन है तुम्हारे पास, सब कुछ फैसिलिटी है तुम्हारे पास। हम लोग के टाइम पे वो टाइम नहीं था कि कुछ नहीं आता गूगल में छाप लिया, गूगल खोल के देख लिया, यूट्यूब से पढ़ लिया, ये कुछ नहीं था। किताब ही एक ऑप्शन था, किताब, सिर्फ किताब, और वो एबीसी का रेफरेंस किताब है मोटा मोटा, वो भी 6-6 महीना के बाद पहुंचता था, तो वो किताब हमारे पास ऑप्शन था। और कुछ ऑप्शन नहीं था उस टाइम पे। 3-3 घंटा का जेई पेपर हमने क्लियर किया है। तो आज का बच्चा को देख के तो मुझे खराब भी लगता है, दुख भी लगता है कि तुम लोग अपना माइंड को यूटिलाइज नहीं करते। एक बात का ध्यान रखना, दिमाग में प्रेशर डालोगे तो दिमाग अच्छा काम करे, दिमाग को खाली छोड़ोगे, रिलैक्स कर दोगे ना, तो दिमाग वीक हो जाएगा। दिमाग आजकल बोलते हैं नहीं प्रेशर नहीं देना है, बच्चा लोग को प्रेशर कम दो। अरे प्रेशर का बात ही नहीं है, ऑप्टिमम का बात है कि दिमाग के पास जो कैपेसिटी है उतना तो यूज करे।
हम ये नहीं बोल रहे कि कैपेसिटी से ज्यादा यूज कर लो, 24 घंटा ही पढ़ लो, ये तो पॉसिबल नहीं है, पागल है 24 घंटा में पढ़ने का। लेकिन जितना घंटा पढ़ना है उतना तो पढ़ लो अच्छे से, दिमाग को एटलीस्ट ऑप्टिमम काम तो दो। तो इससे फायदा क्या होगा, मार्क्स का नहीं बात कर रहा हूं, इससे तुमको लाइफ में फायदा होगा। क्योंकि तुम लोग क्लास 12th में हो, 1 साल के बाद प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट करने वाले हो, और 5 साल के बाद मैं तुम लोग को देख पा रहा हूँ कि आज का 5 साल के बाद तुम में से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई बिजनेसमैन बनेगा, कोई मान लो कुछ नया बिजनेस खोलेगा, कोई गुवाहाटी के अंदर कुछ सेटअप कर रहा होगा, कोई स्टार्टअप करेगा अपना। तो सबके पास फील्ड है, सबके पास ये ऑप्शन है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ करेगा। अब कौन क्या करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना तो बोल सकता हूँ कि 6 साल के बाद तुम लोग कुछ ना कुछ तो करोगे, और अर्न करने का खुद का सोर्स खुद क्रिएट करो। डॉक्टर बनना जरूरी नहीं है, इंजीनियर बनना जरूरी नहीं है, पर अपना अर्निंग तुम लोग खुद कर सकते हो। तो वो जो अर्निंग तुम लोग करोगे ना, वो जो तब अपना कुछ खोलोगे ना, बिजनेस स्टार्ट करोगे या मान लो नौकरी भी करोगे, जो भी करोगे, तो उस टाइम पे ये साइंस का जो ब्रेन है तब तुमको वहां पे काम। तो मैं जब मैं बीटेक कर रहा था, तो एक बार हम लोग का ऑयल इंडिया में ट्रेनिंग पड़ा, कुछ 3-4 दिन का ट्रेनिंग था, तो हम लोग को ऑयल इंडिया भेजा था ट्रेनिंग के लिए दुनिया जा। तो ऑयल इंडिया में क्या था कि मेरे कॉलेज के बहुत सीनियर थे, हमारे कॉलेज के बहुत सीनियर लोग वहाँ जॉब लगा था, तो लोग काम करते थे वहाँ पे, दे आर फील्ड इंजीनियर्स। तो हम लोग को एक ट्रक के अंदर लेके जाएगा, ट्रक के अंदर। अब इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं तुमको, ऑयल में यानी कि दुलियाजान ऑयल इंडिया में डिगिंग होता है, मतलब वो ना क्या करते हैं वो तेल का कुआं कुआं होता है ना, कुआं तेल निकालने का काम करते हैं। यस सर। तो तेल निकालते हैं तो उनका काम है तेल निकालना, वो खाली तेल निकालना, रिफाइंड नहीं, खाली कच्चा तेल, रॉ तेल निकालना। तो वहां पे क्या होता है इंटरेस्टिंग, एक छोटा सा सेलो टेप जो ना, सेलो टेप, वो भी यूएसए बनाता है, इंडिया तो कुछ नहीं बनाता। मतलब वहां पे तुम ट्रक वगैरह देखोगे ना, तुमको लगेगा तुम फॉरेन कंट्री में कहीं पे हो। कुछ फोटोज मेरे पास होगा सर, लैपटॉप में दिखाऊंगा तुमको। मतलब एक ट्रक का चक्का मेरे हाइट से बड़ा बड़ा चक्का का ट्रक होता है, ऐसा सा चीज है। मतलब एक सेलोटेप भी इंडिया नहीं बनाता, सब फॉरेन कंट्री से आता है, सब यूएसए बनाता है। तो वहां पे हम लोग को लेके गया था एक उसके अंदर, क्या उसको बोलते हैं, एक ट्रक था, कुछ तो ट्रक का नाम था, ट्रक का नाम भूल गया, वो बड़ा ट्रक दिखता था, बहुत बड़ा ट्रक होता है। इंटरेस्टिंग, उस ट्रक के अंदर माइक्रोवेव ओवन होता है, उस ट्रक के अंदर फ्रिज होता है, उस ट्रक के अंदर बेड होता है सोने का, इतना बड़ा ट्रक होता है। तो 30 करोड़ का ट्रक था। तो वहां पे इंजीनियर्स बैठते, चेयर में बैठते हैं, कंप्यूटर लगा। तो उन्होंने पूछा भैया ठीक है, मेरे कॉलेज के तरफ, भैया यहाँ पे क्या करते हैं भैया यहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे क्या ना, वो जब तेल को डिग करते ना, खोदते ना, तो खोदने का काम तो बाहर से होता है। तो उन लोगों को क्या ना कुछ वहां पे कुछ डालना होता है उसके अंदर, और वहां से लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ को देख के कुछ पता करना, ग्राफ बनता है, कुछ ग्राफ बनता है, उस ग्राफ को रीड करना होता है। तो हम लोग को बैठा के सिखाया कि इस ग्राफ को कैसे रीड करते हैं, ग्राफ पीक में गया तो क्या मतलब है, नीचे आया तो क्या मतलब है इसका, ये सिखाने लगा भैया, हम सिखा रहे थे। तो मेरा एक फ्रेंड था, उसने पूछा कि भैया एक बात पूछो, खराब मत बात। हाँ पूछो पूछो, अपने ही कॉलेज का भैया पूछो। तो उसने बोला भैया ये जो आप काम कर रहे हैं, ये काम करने के लिए इंजीनियर क्यों बनना है। हम लोग इतना मेहनत से इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहा है, इतना कुछ कर रहा है, इतना प्रोग्रामिंग कर रहा है, इतना इतना कुछ हम लोग को दिखा रहा है, आप लोग है ना, हम लोग क्या क्या करके आ चुका है, और आप क्या दिखा रहा है, ग्राफ कैसे रीड करना। वो तो मैं क्लास 12 का भी नहीं होता, अगर मैं 10 भी पढ़ रहा होता फिर भी ग्राफ रीड कर लेता। तो 4 साल पीटे का क्या जरूरत है मुझे, ये पूछा। तो भैया ने हंस के हम लोग को बताया कि देखो बीटेक करने का मतलब ये नहीं है कि तुमको वही काम करना है जो तुम पढ़ के आए। बीटेक या इंजीनियरिंग जो होता है वो डिग्री, वो 4 साल, वो 4 साल एक ऐसा कोर्स है जहां पे तुमको आदमी बनाया जाएगा, जहां पे तुम्हारे ब्रेन को ट्रेन किया जाएगा कि तुम्हारा ब्रेन अब कुछ भी चीज को सोच सकता है जो 4 साल पहले तुम नहीं सोच पा रहे। गेटिंग द पॉइंट, मेरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये नहीं है कि तुमने यस जो सर। पढ़ाई किया वही तुम यूज करो, मे भी तुमने जो पढ़ाई किया तुम उसका कुछ भी यूज ना करो, 1% भी ना यूज करो, लेकिन वो 4 साल में तुम्हारा दिमाग ऐसा बन जाएगा कि अब तुम कुछ भी काम कर सकते हो, कुछ भी सोच सकते हो, जो तुमको सिखाया जाएगा तुम बहुत जल्दी सीख सकते हो, और तुम्हारा दिमाग का जो लेवल है वो अलग से अलग दुनिया पहुंच जाएगा। ये होता है वो 4 साल से। सर मेरा मैं क्या बोलना चाहता हूँ, है ना। यस सर। यस जब सर। है ना, जब कोई यूपीएससी का एग्जाम देता है, यूपीएससी का एग्जाम देने के बाद जब कोई आईपीएस बनता है, तो वो पुलिस में जब बैठेगा, तो वो क्या उसको न्यूज़पेपर का हेडलाइन काम आएगा क्या, दुनिया में क्या चल रहा है काम आएगा क्या, नहीं काम आएगा। तो उतना जो मेहनत करके उसने यूपीएससी एग्जाम क्रैक किया है, 3 साल 4 साल जो मेहनत किया है, वो क्यों किया है, तो उसने अपना दिमाग को ट्रेन करवाया। वो 4 साल उसने अपने दिमाग को प्रेशराइज कर करके दिमाग को ऐसा ट्रेन कर लिया है कि उसके सामने कोई भी प्रेशर वाला कंडीशन आ जाए, उसको लगता है ये क्या है, इससे बड़ा बड़ा प्रेशर तो हमने पहले झेल लिया, तो इसमें कुछ है ही नहीं। तो दे बिकम वेरी कूल, वो बहुत कूल रहते हैं। तुम देखना तो पुलिस के बड़े ऑफिसर को देखना, वो ठंडा रहता है ना, पुलिस का बड़ा बड़ा ऑफिसर देखना ठंडा रहेंगे। किसी ऑफिस में जाना, जो ऑफिस का सबसे बड़ा ऑफिसर है वो ठंडा रहेगा, जो नीचे काम करते हैं वो भड़कते रहते हैं,
बट ऊपर वाले लोग बहुत ठंडा रहते हैं। क्यों? बस उन्होंने इतना प्रेशर लाइफ में झेल लिया कि वो छोटा मोटा प्रेशर उनको फील ही नहीं आता। इसलिए मैं बोलता हूँ कि दिमाग के अंदर प्रेशर डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना इजी रखोगे अपने माइंड को, उतना माइंड बेकार बनता चला जाएगा, डल हो जाएगा। एक टाइम के बाद खुद को खराब लगेगा कि मैंने अपने दिमाग को उस हिसाब से ट्रेन नहीं किया। अगर काश में करता तो शायद मैं किसी और लेवल पे होता। तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो बहुत हो गया गुरु ज्ञान। मुझे पता है तुम लोग इधर से सुनोगे उधर से साइड भी कर दोगे, और कोई बात नहीं, मतलब ये सब बात याद रहेगा कभी ना जिंदगी। जैसे मुझे अपने टीचर का बात आज याद आता है कि सर लोगों ने सही बोला था, मैं तुम लोग को बोलता हूँ। तो ऐसे 6 साल के बाद जब तुम लोग भी कुछ काम करोगे तो मैं भी तुम लोग को भी ये सब बात याद रहेगा कि सर ने कहीं बोला था। हमने फॉलो नहीं किया अलग बात है, बट किसी ने बोला था। ठीक है चलो। और एक अच्छा बात यह है कि मैंने तुम लोग को लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था, करेक्ट? दिया था नहीं दिया था बताओ तो। सर दिया था। दिया था। Yes, sir. कितने लोगों ने सबमिट किया बताओ तो मुझे। सर मैंने किया था, आपको पर्सनली दे दिया था मैंने। सर मैंने ग्रुप में दिया था। गिन के 4 या 5 बच्चा ने सबमिट किया। हमारे इस क्लास में 33 ने 31 बच्चा है। उन 31 बच्चा में से 4 या 5 बच्चा ने सबमिट किया। बाकी बच्चा, बाकी ने क्या नहीं सुना था क्लास में क्या? हाँ, बाकी ने सुना था कि नहीं सुना था क्लास में मैंने होमवर्क दिया था? बोलो। अरे बोलो, मैं डांट नहीं रहा हूं, मैं खाली पूछ रहा हूं। मुझे क्या है, मुझे थोड़ी कुछ नंबर मिलेगा। मेरा काम पढ़ाना है, मुझे पढ़ाने का पैसा मिलेगा। तुम लोग इंजीनियरिंग क्रैक करो कि ना करो कि होमवर्क करो, मेरा क्या है? कुछ नहीं। जब पेरेंट्स के पूछेंगे क्यों नहीं हुआ तब मैं बताऊंगा। आई हैव ऑल द लिस्ट, मैं लिख के रखता हूँ हर चीज में डायरी में, कौन बच्चा क्या है कैसा सब कुछ मेरे पास। जिस दिन मेरे ऊपर आया मैं खोल दूंगा डायरी, लो देखो भाई आपके बेटा ने क्लास ये दिन में अटेंड किया था, ये नहीं किया था, ना क्लास में बोलता है, ना बात करता है, ना कुछ पूछता है, वो कैसे क्रैक करेगा? है ना। झूठा उम्मीद देना इज वेरी रॉन्ग। तो मैं खाली जानना चाहता हूँ कि बाकी लोग ने सुना था या नहीं सुना? यस सर। सुना था बाकी लोगों ने? Yes, कि sir. सुना ही नहीं था? जल्दी करो, पढ़ाना है मुझे। सुना था नहीं सुना था? हाँ तो कर दो। Yes, sir. सुना था? गर्ल्स लोग, कोई गर्ल्स है क्लास में जिसने सुना था? सुना था? Very good. अरे वाह, सुना था। तो सुना था इसका मतलब है तुम लोग क्लास में थे। इसलिए मैंने पूछा कि तुम लोग क्लास में थे। तो मुझे लगता है तुम लोग क्लास में ऑन करके भाग जाते। लगता कि ऐसे ही होता हो। तो फिर नहीं करने का रीजन क्या है? टाइम नहीं मिला सर, इतना बिजी है जिंदगी में, कहाँ ये केमिस्ट्री बनने का टाइम, ऐसा क्या? कोई बताओ जिसने नहीं किया वो रीजन बता दो मुझे, एक बच्चा रीजन बता दो। सर मैं क्लास के बाद सेशन काटा हूँ, मैंने कर लिया है। नहीं वो ठीक है, वो ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे उससे मैं बोल रहा हूँ कि लास्ट वीक सेंड नहीं करने का रीजन जानना है मुझे, कि लास्ट क्लास में सेंड क्यों नहीं किया। जिन्होंने नहीं किया उनका एक बार रीजन बता दो मुझे, जल्दी बताओ, आगे बढ़ते हैं। मैं ही करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रीजन बता दो। तो मैंने किया था, सबमिट नहीं कर पाई। क्यों भाई, सबमिट लेटर लिखना पड़ता है क्या? नो सर। हाँ, फोन खराब हो गया सर, फोन का कैमरा ही ऑन नहीं हो रहा सर, पता नहीं क्या हो गया। जब से होमवर्क में लिखा हूँ फोन का कैमरा ऑन नहीं हो रहा, ऐसा कुछ है क्या? बोलो बोलो। और बताओ, और किसी का रीजन? मुझे मजा आ रहा बहाना सुनने में। और क्या बताओ। सर दादाजी का ऐसा तो कुछ नहीं है। ये बहुत कॉमन था हम लोग के स्कूल में पहले, एप्लीकेशन ड्यू टू। सर मैं दादी को करता था। दादी का? हाँ, तो बोल रहा हूँ दादाजी बेचारे लोग कितना बार गुजर चुका है, हिसाब ही नहीं है ना हमारे होमवर्क के चक्कर में। ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया बात है, कीप इट अप, ऐसे ही करना। बिल्कुल, इतना सिंसियर रहोगे तो लाइफ में आगे बढ़ोगे, पक्का आगे बढ़ोगे, है ना। आगे बढ़ते हुए हम भी देखेंगे तुमको, कोई बात नहीं। हम तो दे सकते हैं, मार्केट थोड़ी कर सकते हैं क्यों नहीं किया, नहीं किया, है ना, कोई बात नहीं। तो देखो मैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन कराता हूँ नर्स इक्वेशन का। बहुत लोगों को बहुत सारा डाउट है तुम्हारे बैच में, नहीं मैं जिस बैच को पढ़ाता हूँ दे आर वेरी सिंसियर। हर बच्चा मुझे भेजा, हर बच्चा, मतलब अच्छा ये तुम लोग तो हीरो लोग हो, तो बड़े लोग नहीं भेजते, छोटे बच्चे लोग भेजते, जो भी हो। तो उनके अंदर उनका जब मैंने देखा, वहां भी 30-35 बच्चे हैं, तो उनका जब मैंने देखा तो आई हैव गॉट सम डाउट। तो मुझे लगा, इसलिए मैंने इसको लिख लिया कॉपी के अंदर, यहाँ पे लिख लिया मैंने इसको। तो मुझे लगा कि मे बी शायद वो डाउट तुम लोग को भी हो, या फिर ना हो, तुमने नहीं किया होगा तो नहीं होगा, बट अगर किया होगा तो मे बी वो डाउट हो सकता है। तो क्या क्या डाउट हो सकता है मैं एक बार जल्दी से बता देता हूँ।
ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन मैं लेके चलता हूँ, तो पहला क्वेश्चन मैं लेके चलता हूँ, उसको समझाता हूँ कि क्या है। तो हमारे पास यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, ये एक हमारे पास सेल रिप्रेजेंटेशन गिवन, ठीक है। इसके नीचे हम लोग को यहाँ पे गिवन है 0.001 मोलर, ये कंसंट्रेशन है गिवन इसका, और इसका कंसंट्रेशन गिवन है 0.0001 मोलर, ये इसका कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास यहाँ पे कंसंट्रेशन गिवन। तो मैंने जो पहला प्रॉब्लम बच्चा में देखा वो ये प्रॉब्लम था कि बहुत सारे बच्चों ने, देखो यहाँ पे नस्ट इक्वेशन में पहला चीज तो ये कि बहुत लोग को समझ में नहीं आया कि नस्ट इक्वेशन यूज करें कि ना करें, ये कैसे मुझे मालूम चलेगा कि नस्ट इक्वेशन ही यूज करना है, जबकि क्वेश्चन के अंदर क्लियरली बताया था कि तुमको यूज करना है नस्ट इक्वेशन को। बट फिर भी बहुत लोगों ने, जिन्होंने मुझे भेजा, जिन्होंने किया, उन्होंने क्या करके भेजा पता है, उन्होंने इंटरेस्टिंगली क्या कर दिया, उन्होंने लिखा कि E नॉट सेल इज इक्वल टू, उन्होंने कर दिया E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड, और इसका वैल्यू जो है उन्होंने देख लिया कहां से, इसका वैल्यू उन्होंने देख लिया किताब से, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तुम्हारे पास है कि नहीं, बताओ, है ना। यस सर, वहां से देखा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को निकालो तो, और मुझे बताओ तो यहाँ पे इनका वैल्यू बताओ, Mg2+ वाला वैल्यू कितना है बताओ, तो इसका एसआरपी वैल्यू कितना है बताओ, मैं लिख लेता हूँ एक बार यहाँ पे, तो करने में इजी होगा मुझे। 0 माइनस 0 कितना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देख के बताओ कितना वैल्यू है Mg2+। सर -2.36। हाँ 0.236 है क्या सर 2.36 है। ओके 2.36 फाइन, माइनस 2.36, ठीक है। और ये कॉपर का, कॉपर 2+ कितना है बोलो, सर 0.34। 0.3 प्लस में ना, प्लस 0.1। तो बहुत सारे बच्चे, ठीक है थैंक यू। तो बच्चे लोगों ने क्या कर दिया, अब देखो एक बात देखो, सब लोग जिनके पास किताब है वो प्लीज किताब को देखो और उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखो, और उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर मैंने पेन से कुछ लिखने को बोला था कुछ दिन पहले, क्या लिखने को बोला था देखो, तुमने लिखा कि नहीं लिखा, एसआरपी वैल्यू। सर एसआरपी वैल्यू। मैंने बोला था वहां पे लिख लो एसआरपी वैल्यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसआरपी बताओ। एसआरपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्या वैल्यू होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमको जो भी वैल्यूज वगैरह गिवन है वो सारा स्टैंडर्ड वैल्यू है। तुम देखो तो वहां पे ब्रैकेट में कहीं पे साइड में इनोट लिखा होगा, देखो तो एक बार इनोट लिखा कि नहीं लिखा किताब के अंदर, सर लिखा है। लिखा है ना, वो वैल्यू के सामने क्या लिखा है, इनोट लिखा है। फिर एक बात समझो, जब भी हमको क्वेश्चन के अंदर ईएमएफ निकालने को बोलता है, क्या ईएमएफ, तो ईएमएफ का मतलब ये इनोट नहीं होता बेटा, ईएमएफ का मतलब इनोट नहीं होगा, ईएमएफ का मतलब तो ई सेल होगा ना यार, ईएमएफ इज इक्वल टू क्या, ई सेल। लेकिन जब मैं बोलूंगा स्टैंडर्ड ईएमएफ बोलूंगा, तो स्टैंडर्ड ईएमएफ का मतलब होता है इनोट सेल। डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्वेश्चन के अंदर अगर तुम नस्ट इक्वेशन का क्वेश्चन को पढ़ोगे 3.5 को, तो क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कैलकुलेट द ईएमएफ, स्टैंडर्ड कैलकुलेट करने नहीं बोला है, ईएमएफ कैलकुलेट करने को बोला है। और अगर ईएमएफ कैलकुलेट करने को बोला है तो हम लोग कर सकते हैं, ईएमएफ डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन बात यह है ना बेटा कि ईएमएफ अगर मुझे कैलकुलेट करना है, ई सेल कैलकुलेट करना है, तो आई नीड द वैल्यू ऑफ ई कैथोड माइनस ई एनोड, जबकि इसका वैल्यू हमारे पास किताब में नहीं गिवन है। किताब में जो वैल्यू गिवन है वो स्टैंडर्ड वैल्यू गिवन है, नॉर्मल वैल्यू नहीं गिवन। आर गेटिंग द पॉइंट? यस सर। है ना। तो पहला गलती तो ये है कि बहुत लोगों को लगता है कि सर यहीं पे सीधा निकाल लेते हैं, इनोड इनोड क्यों लगाना, नस्ट इक्वेशन क्यों लगाना। तो नस्ट इक्वेशन इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि हमको यहाँ पे ईएमएफ पूछा है, स्टैंडर्ड ईएमएफ नहीं पूछा। अगर क्वेश्चन के अंदर स्टैंडर्ड ईएमएफ पूछता तो मैं सीधा क्या करता, इनका वैल्यू को लेके माइनस करके निकाल लेता, मुझे आंसर मिल जाता। बट यहाँ पे हम लोग को ईएमएफ पूछा है, तो ईएमएफ पूछा है बोल के मुझे पूरा नस्ट इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा। ये पहला मैंने गलती देखा। दूसरा जो मैंने गलती देखा या जो डाउट देखा बच्चा में, वो डाउट ये है कि बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, इनका वैल्यू को देखा। जैसे मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ये जो वैल्यू है इसका, ये वैल्यू है ई नॉट ऑफ Mg2+ से Mg का, दैट इज गिवन -2.36 वोल्ट। तो ये कौन सा वैल्यू है, एसआरपी वैल्यू है। कौन सा वैल्यू है, एसआरपी वैल्यू है।
और यहाँ पे इसका एसआरपी वैल्यू गिवन है कितना, ई नॉट ऑफ कॉपर 2 प्लस से कॉपर का वैल्यू कितना गिवन है, प्लस 0.34 गिवन है, और ये भी क्या वैल्यू है इसका, एसआरपी वैल्यू। अब बहुत बच्चा ने ये पता करने के लिए कि यहाँ पे एनोड कौन है कैथोड कौन है, उन्होंने क्या किया, इनका वैल्यू को कंपेयर कर दिया। क्या तुम में से जिन्होंने भी इसको सॉल्व किया, तुमने क्या देख के डिसाइड किया कि कौन एनोड होगा कौन कैथोड होगा? इसको देख के डिसाइड किया कि वैल्यू को देख के डिसाइड किया? अर्पण तुमने क्या देख के डिसाइड किया? सर वैल्यू को। वैल्यू देख के डिसाइड किया, वेरी गुड। ज्योतिमा तुमने क्या देख के डिसाइड किया? सर नीचे वाले को। नीचे वाले को, वेरी गुड। और किसी ने अगर किया हो, जैसे अमलान ने किया बोल रहा है, तो अमलान तुमने क्या देख के डिसाइड किया, ऊपर को कि नीचे को? सर नीचे। नीचे वाला वैल्यू। और कोई है जिसने क्या देख के डिसाइड किया, कोई मुझे बताएगा? कोई गर्ल्स लोगों में किसी ने अगर किया है तो कोई मुझे बता सकता है कि क्या नीचे वाला किया था। किया? ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखो यहाँ पे एक बात समझो, तुम लोग ने अपना टाइम वेस्ट किया है ना, ज्यादा टाइम लगाया। मैं ये नहीं बोल रहा गलत है, बट यू पुट योर मोर टाइम। क्यों? देखो तीसरा गलती वही था। देखो मुझे बता अर्पण, इन दोनों में कौन सा वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव है, एमजी का कि कॉपर का? कॉपर। कॉपर का, बहुत अच्छा। तो मुझे पता है कि अगर एसआरपी का वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव होगा तो वो इजीली क्या होगा बेटा? रिड्यूस होगा। और जो इजीली रिड्यूस होगा या जो इजीली रिडक्शन करेगा, तो जो इजीली रिडक्शन करता है वो कौन होता है, कैथोड की एनोड? कैथोड होता है। एनोड होता है। एनोड। रिडक्शन कौन करता है? रिडक्शन कौन करता है? रिडक्शन एनोड ही कैथोड? एनोड। एनोड करता है। कैथोड सर कैथोड। रिडक्शन कहाँ होता है? कैथोड में होता है। ठीक है, रिडक्शन कहाँ? कैथोड में। तो एसआरपी का जिसका वैल्यू बड़ा होगा वो रिड्यूस होगा, रिडक्शन करेगा इजीली, और जो रिडक्शन करेगा कैथोड होगा। तो यानी यहां से ये तो फाइनल हो गया ना कि ये जो मेरा सेल होगा, दिस सेल विल बी यूज्ड एज कैथोड। ठीक है अर्पण? और ये वाला जो मेरा होगा ये कैसा यूज होगा, ये एज ए एनोड यूज होगा। करेक्ट हूं मैं? करेक्ट हूं? यस सर। अगर ये वैल्यू क्यों देखना है बताओ, मैंने तुम लोगों को कितना बार सिखाया है कि जब भी हमारे पास कोई सेल रिप्रेजेंटेशन गिवन होता है, दिस इज आवर सेल रिप्रेजेंटेशन, मैंने तुम लोग कितना बार सिखाया है कि हम लोग को एक मेथड फॉलो करना है, दैट इज क्या, लोड। याद है कि नहीं? लोड क्या था? लोड का मतलब क्या था? यस सर। लोड का मतलब है लेफ्ट ऑक्सीडेशन। लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड। तो लेफ्ट में क्या होगा? लेफ्ट में होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कौन करता है? एनोड करता है। तो इसको देखो ध्यान से, यहाँ पे लेफ्ट साइड में कौन है? Mg है। तो जो भी लेफ्ट साइड में होगा वो एनोड होगा कि नहीं होगा? क्योंकि बोला गया ना, रूल है भाई, लेफ्ट में जो होगा वो ऑक्सीडेशन करेगा और ऑक्सीडेशन करने वाला एनोड होगा। तो लेफ्ट में जो है Mg वो एनोड है। और तुमने इन वैल्यू को भी कंपेयर किया होगा, तब भी तुम्हारा आंसर क्या निकल के आ रहा है? सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो वैल्यू से भी देखा तो भी Mg एनोड आ रहा है, और निकाल के भी देखा, ऐसे भी देखा, तब भी हमारा Mg आ रहा है। तो वैल्यू में क्यों जाना है बिना मतलब का? वैल्यू में क्यों देखेंगे? जब हमको यहाँ से दिख रहा है भाई मेरा कौन एनोड है, तो वैल्यू में जाने का फायदा कहाँ है? सीधा देख लो ना, यहाँ से ये एनोड होगा। लेफ्ट में जो भी है ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीडेशन कौन करता है? एनोड करता है, तो एनोड होगा। राइट में जो भी है वो क्या होगा? कैथोड होगा। खत्म कहानी। तो मैं नहीं है बात। यस सर। यस सर। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वैल्यू देखना गलत है, वैल्यू देखो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वैल्यू तब देखो ना जब तुम्हारे पास सेल रिप्रेजेंटेशन नहीं गिवन है। जब तुम्हारे पास ऑलरेडी सेल रिप्रेजेंटेशन गिवन है तो अपना काम को इजी बनाओ। क्यों माथा लगाना एसआरपी ज्यादा है कि छोटा है कि वैल्यू देखना? अरे भाई 2-2 3-3 सेकंड का भी फर्क पड़ता है एंट्रेंस एग्जाम के अंदर। तो आ रहा कि नहीं आ रहा? एक सेकंड तुमको बचाना है। ठीक है? यस सर। उस 1 सेकंड को बचाने के लिए अगर मुझे वैल्यू निकालने का तरीका इजी हो जाए तो इजी मेथड को फॉलो करेंगे। ठीक है अर्पण? यस सर। अब देखो मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है? तो ये एक प्रॉब्लम मैंने देखा, तो इस प्रॉब्लम को प्लीज ठीक करना। उसके बाद देखो अब मैं लोग सीधा वैल्यू निकाल रहा हूँ उसका। अब इस क्वेश्चन को देख के ही मुझे समझ में आ रहा है इसका एंड फैक्टर कितना होगा, शायद तुमको ही समझ में आ रहा होगा। कैसे निकालेंगे देखो, तो ये हमारे पास होगा ई सेल विल बी इक्वल टू क्या, ई नॉट सेल माइनस 0.0 सर 2 होगा ना? भाई एंड फैक्टर क्या होगा इसका? 2 2 होगा। देखो यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन,
तो दोनों के पास दो दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, तो n फैक्टर 2 होगा, यहाँ पे 2 हो गया। और log q, q क्या सिखाया था मैंने, तो q के लिए मैंने सिखाया था सिंपली क्या कर दो, एनोड बाय कैथोड कर दो, याद है कि नहीं? यस सर। है ना, एनोड बाय क्या कर दो, कैथोड कर दो, काम इजी करो अपना। तो एनोड पे कौन है, यहाँ पे कौन सा कंसंट्रेशन होगा, 0.001, तो देख लो यहाँ पे। ओके, पहले इनोड सेल निकाल लेते हैं एक बार। तो इनोड सेल का वैल्यू क्या होगा, तो इनोड सेल विल बी इक्वल टू इनोड ऑफ कैथोड माइनस इनोड ऑफ एनोड। कैथोड कौन है log हमारा, 10 मैं सुनाऊंगा। कैथोड कौन है हमारा, ये कैथोड है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.34 माइनस ये एनोड है, माइनस तो प्लस हो जाएगा 2 कितना 36, तो कितना आ रहा है बताओ, ये आ रहा है 2.70, करेक्ट है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे मेरा ई सेल विल बी इक्वल टू 2.70 माइनस 0.0591/2, और यहाँ पे लॉग कितना आएगा मेरा बेटा, तो लॉग आएगा 0.001 डिवाइड बाय 0.0001, ठीक है। अब देखो इसको काटा कुटी करोगे, कैंसिल कर देखो, 1 2 3 4, तो ऊपर 10 के ऊपर 4, नीचे 10 के ऊपर 3, कैंसिल आउट करोगे तो अल्टीमेटली क्या निकल जाएगा, 10 निकल के आएगा। और मुझे पता है कि log 10 कितना होता है, कितना होता है log 10, 1 1 होता है ना, log 10 1। तो ये खत्म हो गया पूरा, ये वैल्यू खत्म। अब इसको माइनस प्लस टू आंसर निकाल दो, आ गया आंसर, इसमें क्या डिफिकल्टी, इसको करो आंसर निकालो, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी आवर आंसर। क्लियर हुआ? यस सर। अब बहुतों को ये डिफिकल्टी आया, मैंने देखा कि उन्होंने क्या किया, एक जगह पे मुझे किसी ने भेजा कि सर मेरा log 125 आ रहा है, अब मैं क्या करूं सर, इसका वैल्यू कैसे निकालूं? तो देखो log 125 को रिड्यूस करने का सोचो, तो तुम लोग करते नहीं हो, तुम लोग करोगे तो गलती निकलेगा, तुम लोग तो बिंदास बैठे हो, करेंगे एग्जाम से एक दिन पहले तब, लेकिन मैं हेल्प नहीं करूंगा, लिख के रखो, नौकरी से निकाल दो, मैं निकल जाऊंगा नौकरी से, तब मुझे कोई फोन नहीं करे कि सर बताओ ना, जब होमवर्क दिया कोई नहीं किया ना, तो हमारे टाइम में हम भी दिखाएंगे, टेंशन मत लो। मत सोचना कि सर है मान जाएगा, नहीं माने, दोनों तरफ से चलना, ठीक है? तुम लोग करते रहोगे मैं सुनता रहूंगा, ना सुनो, आज सिखा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम एग्जाम से एक रात पहले मुझे कोई नहीं पूछे, कोई फोन नहीं करे, एग्जाम के टाइम तो करेगा ही नहीं, एग्जाम से एक रात पहले भी नहीं करे। हाँ, जिन्होंने होमवर्क सबमिट किया है वो एग्जाम के दिन भी फोन करे, मैं उठाऊंगा, बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम। देखो log 125 में मैं क्या करूंगा इसको, तो ये log इस 125 को मैं क्या कर सकता हूँ, तो मेरे पास एक ही तरीका है कि मैं इस log 125 के जगह पे आई कैन राइट 5 क्यूब, बोलो ठीक है ना? यस सर। जिन्होंने भी ये क्वेश्चन किया होगा उनको ये डिफिकल्टी आया होगा, ये में भी उनको ये क्वेश्चन मिला होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, जब भी log में समथिंग पावर कुछ अगर होगा ना, पावर, तो log वाले केस में क्या होता है, आगे आ जाएगा। हाँ ये आगे आ जाए, तो इसका मतलब यह है दिस विल बिकम 3 मल्टीप्लाइड बाय log 5। अब एग्जाम के अंदर log 5 का वैल्यू गिवन है तो बढ़िया बात है, अच्छा बात है, वो वैल्यू को लिख देना, नहीं गिवन है तो log 5 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना होगा, 0.6 होगा सबका वैल्यू। log 1 का वैल्यू तो 0 होता है, log 2 का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.3 हो जाएगा, log 4 का वैल्यू 0.5 हो जाता है, log 5 का वैल्यू 0.6 हो जाएगा, log 6 का वैल्यू 0.7 हो जाएगा, log 8 का वैल्यू 0.9 हो जाएगा, log 9 का वैल्यू 0.95 हो जाएगा, और log 10 का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले सकते हैं। तो अगर मैं ऐसे करूंगा ये कितना आ जाएगा बेटा, 1.8 आ जाएगा, तो आ गया हमारा आंसर 1.8, ऐसे निकाल सकते हैं लॉग में, ठीक है। और मुझे किसी ने बोला कि सर हम लोग यहाँ फंसे, क्या फंसे भाई, तुम लोग ही फंसे होंगे, किसी ने बोला कि सर log 5/2 आ गया, क्या करें, पॉइंट में निकाले क्या, अगर पॉइंट में निकालेंगे सर तो क्या निकल के आएगा सर, log 2.5। अब क्या करना चाहिए, तो ये सब प्रॉब्लम आया, तो ये पॉइंट में मत निकालो, जब भी डिवाइड होता है 5/2 होगा, या ऐसा केस कुछ आएगा, दिख रहा है तुम लोगों को, नहीं दिख रहा स्क्रीन, जब भी मान लो हमारे पास 5/2 ऐसा कुछ केस आता है, तो इस केस में तुम क्या करोगे, ये 5/2 को हम क्या करेंगे, देखो log a/b क्या है, log a/b, जब भी log a मल्टीप्लाइड बाय b होता है, a इंटू b, तब क्या करते हैं, log a प्लस log b, क्या करेंगे, log a प्लस log b करेंगे, और जब भी log डिवाइड होता है log माइनस, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो इस केस में क्या होगा, log a माइनस log b हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे log a माइनस log b कर देंगे, तो जैसे हम लोग यहाँ पे log a माइनस log b कर देंगे,
तो ये निकल के आएगा फिर log 5 माइनस log कितना 2 आ जाएगा। log 5 का वैल्यू है हमारे पास, दैट इज 0.6, log 2 का वैल्यू हमारे पास 0.3 है, करोगे तो 0.3 आ गया, तो आंसर आ गया। तो यानी log को सॉल्व करना इतना डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, कभी कभी मान लो तुम कुछ ऐसा कंडीशन में फंस गए जहां पे हमारे पास कोई उपाय नहीं आ रहा है, कुछ कंडीशन नहीं है, तो फिर अलग केस है, तो वहां पे देखना पड़ेगा, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर, है ना। इसीलिए प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जाके फंसोगे तो डिफिकल्ट होगा। क्लियर है बात? यस सर। अब बहुत बच्चा ने ये भी मुझे पूछा कि सर ये H2 को देखिए, इस H2 को, सर ये H2 गैस के फॉर्म में है और नीचे लिखा हुआ 1 बार, तो इस 1 बार को क्या करना है? अरे 1 बार का मतलब ये प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। जब मैंने तुम लोगों को SHE सिखाया था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो मैंने बताया था कि जब भी हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो जो एक्वस सोल्यूशन हमारे पास है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन हमारे पास है, उस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना लेना चाहिए हम लोग को? कितना लेना बताया तुमने, याद है? कॉपी देखो कितना, देखो कॉपी लिखा होगा, देखो कितना बताया था, 1 मोलर कितना बताया था? यस सर 1 मोलर। तो 1 मोलर बताया था। तो कंसंट्रेशन क्या 1 मोलर होगा। तो H2 का जब भी हमारे पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन होगा तो वहां पे कंसंट्रेशन देने का वेट मत करो, दिया होगा तो ठीक है, नहीं दिया होगा तो 1 मान के चलो। अब 1 को मानना नहीं मानना क्या फर्क पड़ता है? अगर तुम 1 को लिखो ना लिखो, इग्नोर करो, क्या फर्क पड़ता है? मल्टीप्लाई पे 1 होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन कोई गलती से प्रेशर का वैल्यू लिख के नहीं आएगा। क्यू जब निकालते हैं हम लोग, केसी या क्यू जब निकालते हैं तो वो कंसंट्रेशन के लिए होता है, ना कि वो कंसंट्रेशन के लिए होता है, ना कि प्रेशर के लिए। तो प्रेशर का वैल्यू को लिख के वहां पे मत आना, ठीक है? यस सर। अब और एक बता दूं, यस सर। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, ये मुझे भी पता नहीं था, मैं इतना साल से पढ़ा रहा हूँ, बट मुझे कल बच्चों लोगों ने बताया और मैंने भी नोटिस किया, इट्स रियली स्ट्रेंज। ये मैंने जिस किताब से लिखा उस किताब में ये क्वेश्चन ऐसे था, पीटी Br2 लिक्विड Br माइनस H प्लस ये लिखा हुआ था। यहाँ पे पता है क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि Br2 ये 0 से -1 में कन्वर्ट हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और यहाँ पे H प्लस 0 में कन्वर्ट हो रहा है, ये भी रिड्यूस हो रहा है, जबकि इसको होना क्या चाहिए था? ऑक्सीडाइज होना चाहिए था, यस सर। है कि नहीं? तो मैंने कल जब बच्चा लोगों से पूछा तो मुझे बच्चों लोगों ने उनका किताब का फोटो खींच के भेजा, जिन्होंने अपना आंसर निकाला था। तो उनके किताब में देखो, दिखाता हूं मैं, देखो तुम लोगों को पता ही नहीं है दुनिया में जो क्या क्या है, दुनिया में पता ही नहीं है तुमको, अलग ही खेल सर खेल। Br माइनस से Br2 हो रहा है। हाँ, यहाँ पे देखो, ये मुझे किसी बच्चा ने भेजा, तो यहाँ पे देखो इस किताब में क्या लिखा हुआ है, Br माइनस से Br2 में कन्वर्ट हो रहा है, और मुझे जो किताब मिला उस किताब में क्या लिखा हुआ है, Br2 से Br माइनस। ये देखो, Br माइनस से Br2, समझ नहीं आ रहा है? तो अलग अलग एनसीईआरटी किताब में अलग अलग लिखा हुआ है, पता नहीं कौन सा एनसीईआरटी किताब में क्या लिखा हुआ है। ये देखो, और एक एनसीईआरटी किताब का स्क्रीनशॉट देखो, ये देखो, ये मुझे किसी और एक बच्चा ने भेजा एनसीईआरटी का, अरे दिख जा भाई, ये देखो यहाँ पे देखो भेजा है Br2 से Br माइनस, ये देखो Br2 से Br माइनस, ठीक है ना? और किसी किताब में सही कौन उल्टा सा है दिया तो है। फिर? सर नया वाला में चेंज आया होगा शायद। हाँ मैं भी इसलिए बोला जिसके बाद नया एडिशन है वो देख लेना, क्योंकि Br रिड्यूस दोनों नहीं होगा, इधर को तो ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा। मैंने पहले ही बताया था कि ये कभी कंट्राडिक्ट नहीं हो सकता। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन, तो इसको ऑक्सीडेशन ही होना है, ये रिड्यूस नहीं हो सकता। तो जिस भी किताब में इसको रिडक्शन करके दिखाया है उसको तुम लोग गलत मान लेना, और जहां पे सही है और जहां पे ऑक्सीडाइज हो रहा है उसको मान लो, ठीक है भाई? करने का तरीका बिल्कुल सेम है। क्लियर? नॉट क्लियर? क्लियर सबको? यस सर क्लियर है। चलो आगे बढ़े। आगे बढ़े बेटा, तो कोई डाउट? Yes, और sir. कुछ डाउट किसी को? और कुछ डाउट किसी को तो पूछ लो, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। और कोई डाउट किसी को? हाँ ना, जल्दी, अरे कुछ बोल दो यार, कर दो, आगे बढ़ना है मुझे। सर सर 3.5 का वो ट्री वाला एक बार थोड़ा इक्वेशन दिखा दोगे क्या? उसमें सर मुझे प्रॉब्लम हो रहा था। 3.5 तो कौन सा वाला? 3 वाला क्या?
यस सर। ठीक है, ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम बताओ, देखो इजी है। तो 3.5 का 3 वाला क्या दिखाना मुझे बोलो, इक्वेशन क्या, यस सर। रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन लिख के दिखा, चलो मैं रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ उसको। तो मेरे पास नंबर 3 है, तो नंबर 3 में क्वेश्चन लिख रहा हूँ, प्लीज अपने किताब से मैच करना, सही है नहीं है। SN यहाँ पे लिखा हुआ सॉलिड जो कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे SN2 प्लस एक्वस के अंदर, यहाँ पे लिखा हुआ H प्लस एक्वस जो कन्वर्ट हो रहा है H2, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 बार, और इसके सामने पीटी लिखा हुआ है। चलो पीटी तो पता ही है क्यों लिखा होता है, तो इसे कंसंट्रेशन में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे कंसंट्रेशन का कोई जरूरी नहीं है अभी, तो मुझे खाली रिएक्शन लिखना है। तो गौरव से प्रॉब्लम क्या आ रहा है बताओ, मैं पहले क्या करूंगा, यहाँ पे एनोड हाफ लिखूंगा, है कि नहीं, एनोड या फिर क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीडेशन हाफ। तो ऑक्सीडेशन हाफ में क्या होगा बताओ, क्या लिखूं यहाँ पे, तो यहाँ पे SN सॉलिड जो होगा वो क्या में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा SN2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, करेक्ट, तो ठीक है। यस सर। बहुत अच्छा, इसमें क्या प्रॉब्लम है देखो, यहाँ पे हमारे पास है H प्लस, ये है एक्वस, और ये क्या करेगा क्योंकि H प्लस है, ये एक इलेक्ट्रॉन लेके कन्वर्ट होगा H2 गैस। अब देखो, अब तुमको ये डाउट होगा कि सर ये तो बैलेंस नहीं है, कैसे बैलेंस करें, तो मैंने पहले ही सिखाया था, बैलेंस करने का 2 तरीके, या तो तुम इसको 2H प्लस कर दो, यहाँ पे 2 लगा दो तो H2, ये बैलेंस करने का तरीका है, तब भी सेम आंसर आएगा। नहीं करना चाहते, ये एक हाइड्रोजन है एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या करोगे, हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे, तब भी ये क्या बन गया, बैलेंस बन गया। ठीक है गुरु, समझ में आ गया। लेकिन यस सर। तुम इन दोनों रिएक्शन को एडअप नहीं कर सकते। क्यों एडअप नहीं कर सकते भाई, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है, इट इज नॉट पॉसिबल टू ऐड देम अप। इनको ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन गया 2H प्लस एक्वस, प्लस क्या आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 और 2 कट जाएगा, ये क्या आएगा H2 जैसा। तो अल्टीमेटली मैं जो बोल रहा था वही आ गया, अगर तुम 2 इसको 2 से बैलेंस कर दे यही आता, 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता। अब तुम इनको ऐड करोगे तो ये और ये कट जाएगा, तो यू विल गेट SN सॉलिड प्लस 2H प्लस एक्वस, 2H प्लस एक्वस विल गिव SN2 प्लस एक्वस प्लस क्या आएगा H2। तो ये हमारा क्या है, क्लियर नॉट क्लियर, बोलो करो। यस सर। यस सर। ठीक है, आपको डाउट, डाउट नहीं इसमें, नो सर। तो फिर आगे बढ़ते हैं। और कोई डाउट है किसी को, नहीं, बाकी लोगों को पता नहीं है कि ये क्या पता डाउट है कि नहीं। तो अब आगे बात करेंगे, आज हमने बात किया था कि नया हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और टॉपिक क्या हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक्स। ठीक है, देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को बोर्ड एग्जाम से हटा दिया है, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लाइफ में काम आएगा। तो स्टार्ट करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रोलाइटिक्स। बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, बट जितना हमको बेसिक जानना है वो बेसिक पढ़ा के लेके जाओ। ठीक है, देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, पहले समझो कि सेल क्या है, गैल्वेनिक सेल से कैसे अलग है, क्या होता है समझने का ट्राई। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर क्या होता है, देखो सिंपल बात है कि यहाँ पे एक चैम्बर, क्या होता है सिंगल चैम्बर, सिंगल चैम्बर, वहां पे क्या था डबल चैम्बर था, यहाँ पे क्या सिंगल चैम्बर होगा। इस सिंगल चैम्बर के अंदर ही क्या होगा, हमको जो भी यहाँ पे डालना है, जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होगा वो इसके अंदर प्रेजेंट होगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास MgCl2 नाम का सोल्यूशन प्रेजेंट है, तो हमने क्या कर दिया MgCl2 को यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब MgCl2 दो फॉर्म में अवेलेबल हो सकता है, दो फॉर्म में पॉसिबल हो सकता है। पहला फॉर्म होगा कि यहाँ पे MgCl2 अपने मोल्टेन फॉर्म में प्रेजेंट होगा, क्या फॉर्म में, मोल्टेन फॉर्म में।
या फिर सेकंड कंडीशन क्या है कि MgCl2 अपने यहाँ पे एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट होगा। क्या फॉर्म में? एक्वस फॉर्म। तो क्या कोई मुझे डिफरेंस बता पाएगा क्या मोल्टेन में क्या होता है, एक्वस में क्या होता है? कोई आइडिया किसी को? बोलो। एनी आइडिया? हाँ ना कर दो, कोई बात है ना, जल्दी करो, मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है ना, स्लो मत करो। हाँ ना करो, खत्म करो। आइडिया? सर मोल्टेन ओनली MgCl2 ही सर होगा, लेकिन एक्वस में सर वाटर भी प्रेजेंट होगा उसके साथ। वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई? देखो मोल्टेन का क्या मतलब है? मोल्ड करने का मतलब पिघलाना होता है, पिघलाना। तो अगर मैं MgCl2 को पिघला दूं और लिक्विड के फॉर्म में लेके आ जाऊं, है ना, लिक्विड का मतलब पानी नहीं है, ध्यान रखना। बहुत होता है लिक्विड बोलते हैं पानी, पानी नहीं है, लिक्विड के फॉर्म में लेके आने का बात करूं। अगर मैं MgCl2 को पिघला दूं हीट देने के बाद और लिक्विड के फॉर्म में लेके आ जाऊं तो उसको बोला जाएगा मोल्टेन। तो मोल्टेन के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्योर क्या होगा? MgCl2 प्रेजेंट होगा। लेकिन एक्वस बोलते ही क्या होता है? एक्वस का मतलब होगा कि MgCl2 को पानी के अंदर मिला दिया गया और मिलाने के बाद यहाँ पे रख दिया। डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मोल्टेन बोलूंगा यस सर। तो प्योर MgCl2 प्रेजेंट होगा, कुछ नहीं है, ओनली MgCl2। तो इस सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ MgCl2 प्रेजेंट है, तो तुम उसको सॉल्यूशन ना बोल के एक प्योर सॉल्वेंट भी बोलोगे तब भी चलेगा। लेकिन जब मैं बात करूंगा MgCl एक्वस के बारे में, तो एक्वस बोलते ही समझ जाना कि नहीं, इसके अंदर हमने क्या मिला दिया है? वाटर को मिला दिया है। तो वाटर मिलाने के बाद वो क्या बना? एक्वस बना। ठीक है, होपफुली बात क्लियर है मेरा। ठीक, अब होता क्या यहाँ पे, हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगा दिया। हमको पहले ही पता है कि जिस मेटल हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे वही मेटल का इलेक्ट्रोड होगा, तो Mg का इलेक्ट्रोड होगा यहाँ पे। ये हमने यहाँ पे लगा दिया। अब डिफरेंस खाली यहाँ पे ये होता है कि जो हमारा यहाँ पे एनोड होगा, पहले जो एनोड था वो क्या था? नेगेटिव था। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड को हम लोग कैसे यूज करते हैं? एज ए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं बताओ? एज ए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। इलेक्ट्रोड भले ही पॉजिटिव, इलेक्ट्रोड भले ही पॉजिटिव हो, बट एनोड अपना प्रॉपर्टी लूज नहीं करेगा। ये मत सोचना कि सर अब ये पॉजिटिव हो गया तो एनोड अब रिड्यूस करना स्टार्ट करेगा, नहीं करेगा। एनोड क्या करता है? एनोड के अंदर क्या होता है? बताओ क्या होता है एनोड के अंदर? ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे भी एनोड के अंदर क्या होगा? ऑक्सीडेशन ही होगा। ये मत सोचना कि सर एनोड है पॉजिटिव हो गया रिडक्शन करेगा, नहीं करेगा रिडक्शन। ये क्या करेगा? ऑक्सीडेशन ही करेगा। डोंट कंफ्यूज। यहाँ पे क्या हमारे पास कैथोड है, कैथोड कैसा होगा? नेगेटिव होगा। अब कैथोड क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव हो भले कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट करेगा रिडक्शन करेगा। तो होगा क्या? हम लोग जब इसके ऊपर करंट को पास करेंगे, मैंने करंट जो सप्लाई करेंगे इसके ऊपर, तो करंट को सप्लाई करने से ये MgCl2 क्या होगा? आयंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्या होगा? आयंस में ब्रेक डाउन। क्या ब्रेक डाउन होगा भाई? तो यहाँ पे ये Mg जो है Mg2+ बनेगा, Cl जो है Cl- बनेगा। अब क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, और यहाँ पे ये दोनों भी क्या हो गया? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में ब्रेक डाउन हो गया। तो क्या होता है? ये संसार का रूल है कि ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। करेक्ट कि नॉट करेक्ट? यस सर। है ना? तो Mg2+ कहाँ डिपॉजिट होगा? तो ये Mg2+ क्या करेगा? कैथोड के अंदर जाके डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देगा। तो ये Mg क्या करेगा? वो कैथोड में क्या करेगा? आराम से डिपॉजिट करेगा। तो Mg2+ डिपॉजिट हो गया कैथोड में, क्योंकि कैथोड नेगेटिव चार्ज है और Mg2+ क्या है? पॉजिटिव चार्ज आयन है। और Cl- क्या करेगा? ये Cl- जाके डिपॉजिट हो जाएगा इसके पास, इसके पास एनोड के पास डिपॉजिट होगा, बिकॉज़ एनोड क्या चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। आर गेटिंग द पॉइंट? यस सर। है ना? तो इसी प्रोसेस को जहां पे एक ऑपोजिटली चार्ज आयन एक ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड में जाके अट्रैक्ट हो जाता है, चिपक जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं इसको बताओ? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होगा एक नेगेटिवली चार्ज आयन अपने से ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड के अंदर जाके जब डिपॉजिट हो जाएगा
तो उसको हम लोग, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बताओ, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। बात क्लियर है नहीं क्लियर है? यस सर क्लियर। क्लियर हो? सर हाँ पूछो। सर वो जो गैल्वेनिक सेल था उसमें सॉल्ट ब्रिज होता था, इसमें सॉल्ट ब्रिज नहीं है, ये डिफरेंस है। नहीं होता, वहां पे 2 चैम्बर था ना, यहाँ पे सिंगल चैम्बर, 2 चैम्बर नहीं। ओह हाँ सर। ठीक है। और एक बात बता दो, ये इंपॉर्टेंट चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, जो करंट प्रोड्यूस होता है वो हम लोग यूज करते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मान लो, मैं तुमसे तो पूछा भी होगा तुम लोग को, मान लो कि गैल्वेनिक सेल, एक गैल्वेनिक सेल हमारे पास है, और वो गैल्वेनिक सेल का जो आउटपुट वोल्टेज है ना, वो जो निकाल के दे रहा है हम लोग को, जो वोल्टेज दे रहा है, मान लो 3 वोल्ट है। कितना वोल्ट है? 3 वोल्ट। क्या होगा अगर हमने उसी गैल्वेनिक सेल में, जो हमको 3 वोल्ट निकाल के दे रहा है, मान लो हमने उसी गैल्वेनिक सेल के अंदर 5 वोल्ट अप्लाई कर दिया। वो हमको 3 वोल्ट निकाल के दे रहा है, हमने उसके ऊपर 5 वोल्ट अप्लाई कर दिया। तो जब तुम उसके ऊपर 5 वोल्ट अप्लाई करोगे तो उस गैल्वेनिक सेल में क्या होगा, बोल पाओगे? सर प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। मतलब क्या होगा बताओ, रिवर्स होने का मतलब? इलेक्ट्रोलाइसिस। एग्जैक्टली। अब वो गैल्वेनिक सेल एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह क्या करेगा, बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। क्या करेगा वो गैल्वेनिक सेल, अब एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। और यही प्रोसेस को हम लोग यूज करते हैं बैटरी को रिचार्ज करने की। अब आजकल ये टेक्नोलॉजी कम हो गया। अब मैं तुमको बताऊं, मैंने, मेरा जो पहला बाइक था, जो मैंने 2013 में लिया था, वो बाइक के अंदर क्या था, बैटरी को पकड़ के ऐसे हिलाओगे ना ऐसे, तो उसके अंदर एसिड है, एसिड ऐसे हिलेगा तो एसिड तुमको, तुम वो हिलता हुआ तुमको लिक्विड साउंड आएगा। ठीक है ना? तुमने देखा होगा, पुराने बाइक में देखना होगा। बट अभी अगर तुम एक नया बाइक खरीदते हो, स्कूटी खरीदते हो, गाड़ी खरीदते हो, उसका बैटरी को निकाल के ऐसे हिलाना, कुछ नहीं आएगा। क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, जेल में आ गया, अब लिक्विड नहीं, जेल में आ, तो उसको रिचार्ज नहीं चाहिए होता है। हाँ, लेकिन जब हम लोग पहले बाइक चलाते थे, तो मान लो कि मैंने बाइक को 7 दिन 8 दिन घर में छोड़ दिया, तुम देखो तो याद करो कि पहले का गाड़ी को कुछ दिन नहीं चलाओगे, धक्का मारना पड़ता था। एक बार थोड़ा अपना मेमोरी को रिकॉल करो, तो बचपन का मेमोरी याद करो तो। हाँ सर याद है, याद है है। ना? देखोगे रोड में बहुत सारे लोग बाइक धक्का मार रहे हैं, गाड़ी धक्का मार रहे हैं। और आज का टाइम में देखोगे तो आज का टाइम में तुमको धक्का मारता हुआ आदमी कम दिखेगा। दिखेगा, आज भी दिखेगा, कम दिखेगा, आज वो कम हो गया। समझ नहीं आ रहा है? क्योंकि पहले का बैटरी को क्या था, डाउन होता है, रिचार्ज करो फिर बढ़ जाएगा। आजकल का बैटरी ऐसा नहीं, आजकल बैटरी सेम प्रोसेस देगा, 3 साल चलेगा, फिर फेंक दो उसको, काम नहीं है उसका बैटरी। ठीक है ना? तो उस टाइम पे हम लोग उसको रिचार्ज करने का जो प्रोसेस था, यही प्रोसेस था कि वो जितना वोल्टेज का आउटपुट हमको देगा, उससे ज्यादा वोल्ट डाल के प्रोसेस को रिवर्स कर दो, बैटरी को चार्ज करो। ठीक है? तो ये तो हो गया इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। अब मैं तुमको यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे आंसर। अब ये जो मैंने बताया ना, ये जो मैंने पूरा बताया, ये मैंने बताया मोल्टेन की, कि मोल्टेन होगा तो ऐसा होगा, लेकिन एक्वस होगा तो क्या होगा। अब यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे दिमाग खराब। क्या दिमाग खराब होगा देखो। जब बात करता हूं एक्वस का, तो एक्वस का मतलब क्या है कि यहाँ पे MgCl2 के साथ यहाँ पे प्रेजेंट है वाटर। क्या प्रेजेंट है बताओ बेटा? वाटर भी प्रेजेंट है। अब जब तुम इसके अंदर करंट को पास करोगे, तो MgCl2 पहले तो ब्रेक डाउन होगा Mg2+ में, और यहाँ पे क्या निकालेगा, Cl- निकालेगा। करेक्ट? बोलो बोलो। यस सर। और H2O भी तो यहाँ प्रेजेंट है ना। अगर तुम करंट पास करोगे तो ऐसा थोड़ी कि खाली MgCl2 टूटेगा, वाटर नहीं टूटेगा। ऐसा होगा क्या? बताओ तो जरा। अगर पानी, अगर सॉल्यूशन में जो भी चीज प्रेजेंट है, कोई एक टूटेगा, कोई एक नहीं टूटेगा, ऐसा होता है क्या? नो सर। टूटेगा तो क्या होगा, दोनों टूटेगा, और नहीं टूटेगा कोई नहीं टूटेगा। ठीक है? अब देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, Mg2+ टूटा, Cl-, और वाटर भी टूटेगा क्या में, H+ और OH-। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर इस सॉल्यूशन के अंदर 4 आयन प्रेजेंट है, 2 पॉजिटिव आयन है, 2 नेगेटिव आयन। अब जो पॉजिटिव आयन होगा वो क्या करने का ट्राई करेगा, वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागेगा और डिपॉजिट होगा। करेक्ट? करेक्ट बोल रहा हूं? यस सर। है ना? Yes, sir. जो Yes, sir. पॉजिटिव आयन होगा
वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागेगा और डिपॉजिट होने का ट्राई करेगा। करेक्ट बोल रहा हूँ? यस सर। रेस्पॉन्ड दो भाई तुम लोग, तो एनर्जी क्यों लगाऊं मैं? और जो नेगेटिव आयन है Yes, वो क्या ट्राई करेगा बताओ? नेगेटिव आयन क्या ट्राई करेगा? अरे नेगेटिव आयन क्या ट्राई करेगा? लेने का ट्राई करेगा। हाँ, कहाँ जाएगा नेगेटिव आयन बताओ? नेगेटिव आयन किसके पास जाएगा? नेगेटिव आयन जाएगा पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड के Positive. पास। तो यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये Mg2+ और H+, ये दोनों भागेगा किसकी तरफ? ये दोनों भागेगा कैथोड की तरफ। और ये दोनों किसकी तरफ भागेगा? एनोड की तरफ भागेगा। Anode. अब प्रॉब्लम ये है कि कैथोड में डिपॉजिट कौन होगा? भागेगा तो दोनों, पर डिपॉजिट कौन होगा? क्या Mg2+ डिपॉजिट होगा कि क्या H+ डिपॉजिट होगा? अब ये कौन डिसाइड करेगा? तो यही मेरा क्वेश्चन है, तुम लोग बताओगे कि तुमको क्या लगता है कि सर कौन डिपॉजिट होगा? Mg2+ डिपॉजिट होगा कि H+ डिपॉजिट होगा कि दोनों डिपॉजिट होगा? बताओ। तो जिसका आयन ज्यादा होगा। नहीं, आयन तो दोनों का ही, आयन ज्यादा, देखो आयन जो ज्यादा होगा वो तो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो मान लेते हैं कि दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल है। अब कुछ सोचो। सर जिसका एसआरपी वैल्यू ज्यादा होगा ओके, वो क्या करेगा? सर, वो मतलब कैथोड की तरफ जाएगा रिड्यूस होने के। वेरी गुड। और दूसरे केस में? सर जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल ज्यादा होगा वो ऑक्सीडाइज होगा। तो फिर कौन बोल रहा, नाम बताओ। मैं सर बोल रहा है। कौन बोल रहा है? मयंक। हाँ मैं बोल रहा, सही बोल रहा है। तो मैं तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया मैं? हाँ सर मैं थोड़ा बीमार हो गया था सर बीच में। तो ठीक है। ये सर मतलब थोड़ा मतलब गले में प्रॉब्लम हो गई। हाँ। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल सही बोल रहा है, और सही को ये बोल रहा है, ये बिल्कुल सही बात है कि देखो दोनों कभी एक साथ डिपॉजिट नहीं होगा। ये ख्याल अपने माइंड से निकाल देना कि सर दोनों का दोनों डिपॉजिट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कोई एक आयन डिपॉजिट होगा। अब कौन सा आयन डिपॉजिट होगा? अब कौन सा आयन डिपॉजिट होगा वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? वो डिपेंड करेगा उनका एसओपी या फिर एसआरपी वैल्यू के ऊपर। यानी अगर ये दोनों में से जो भी कैथोड में डिपॉजिट होगा, इन दोनों में जिसका एसआरपी का वैल्यू ज्यादा होगा, यानी जो इजीली रिड्यूस हो सकता है, वो कैथोड में डिपॉजिट हो जाएगा। और इन दोनों में, ये दोनों में जो इजीली ऑक्सीडाइज हो सकता है, वो जाके क्या होगा? एनोड में डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये पता करने के लिए कि एग्जैक्टली यहाँ पे कौन किसके पास डिपॉजिट होगा, हम लोग को इनका क्या चाहिए होगा? इनका एसआरपी या फिर एसओपी का वैल्यू हमको चाहिए होगा। बात समझ में आया? Yes, sir. बोलो, गुड आफ्टरनून किसी को खाना कर दो। No, sir. क्लियर है? ठीक है। Yes, और मैं sir. तुम लोग के लिए बता दूं एक बात कि एक्वस वाला जो केस है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। बस ये तुम्हारा, तो ऐसा तो ये कुछ भी नहीं है सिलेबस में अभी की फिलहाल, लेकिन ऐसे भी हमारे एनसीईआरटी सिलेबस में एक्वस वाला क्वेश्चन नहीं है, बट एंट्रेंस में पहले पहले लेकिन पूछता था। अब आगे बढ़े, अब कुछ बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में। तो प्लीज लिखो, स्टार्ट करो। यहाँ पे लिखना, ये डायग्राम बना लो एक बार, जो बोर्ड में मैंने बनाया था वो बना लो। बना लिया तो बोलना, बोलना स्टार्ट करता हूं मैं। बोलना स्टार्ट करें। Sir, एक second. हम्म
इससे हो गया। तो अब लिखो the process of, write down the process of deposition, the process of deposition, the process of deposition of the oppositely charged ion, the process of deposition of the oppositely charged ion, deposition of the oppositely charged ion on oppositely charged electrode, on oppositely charged electrode on passing current in an electrolytic solution is called electrolysis. Is called क्या? Electrolysis. ठीक है, वापस से पढ़ रहा हूं. The process of deposition of the oppositely charged ion on oppositely charged electrode on passing current in an electrolytic solution is called electrolysis. Is called the electrolysis process. Clear? Yes sir. तो डाउट है किसी को? No sir. सर वो आपने लास्ट वाला बोला ना कि Mg2+ और H+ में से कौन सा डिपॉजिट होगा, वो और एक बार रिपीट करेंगे? कौन पूछ रहा है? सर सुदेशना। ठीक है, तो ये डेफिनेटली लिखो, फिर मैं इसका रिएक्शन दिखाता हूं. देखो सुदेशना, मैंने ये बोला, अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है वो देखो. पहले प्रॉब्लम देखो, फिर सॉल्यूशन निकलेगा. प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हमारे पास एक कैथोड नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, और कैथोड में डिपॉजिट होने वाला भागीदारी कौन है? दो आदमी. मतलब ये सोचो कि म्यूजिकल चेयर चल रहा है और उस म्यूजिकल चेयर में दो लोग हैं और एक ही चेयर. तो उस म्यूजिकल चेयर में कौन पहले बैठेगा, म्यूजिक बंद होते ही कौन पहले बैठेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करे? समझ आ नहीं आ रहा? तो कुछ तो होगा, या जो इंसान ज्यादा एक्टिव होगा, जो ज्यादा दिमाग लगा रहा होगा, जो बहुत सोच रहा होगा, या मे बी जो बहुत प्रैक्टिस कर रहा होगा, वो बैठेगा पहले. तो इन द सेम वे यहाँ पे क्या चल रहा है कि एक ही इलेक्ट्रोड है और ये इलेक्ट्रोड इन दोनों में से किसी एक को ही डिपॉजिट कर सकता है. यानी कि Mg2+ भी पॉजिटिव है और H+ भी पॉजिटिव. तो या तो यहाँ पे Mg2+ डिपॉजिट होगा या तो यहाँ पे H+ डिपॉजिट होगा. अब इन दोनों में कौन पहले डिपॉजिट होगा या कौन डिपॉजिट होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो वो डिपेंड करेगा कि कैथोड के अंदर क्या होता है, रिडक्शन होता है. तो इन दोनों में से जो इजीली रिड्यूस हो जाएगा वो कैथोड में जाके क्या होगा, डिपॉजिट हो जाएगा. ठीक है सुरेश? और एनोड में कौन डिपॉजिट होगा? तो उन दोनों में से, यानी Cl- में से और OH- में से जो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा वो एनोड में जाकर डिपॉजिट हो जाएगा. अब हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन जल्दी ऑक्सीडाइज होगा या कौन जल्दी रिड्यूस होगा? तो ये पता लगाने के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा? वी हैव टू सी द वैल्यू ऑफ SRP. वो क्या देखना पड़ेगा? SRP वैल्यू को देखना पड़ेगा. क्लियर अभी? यस सर। अब मैं इसका रिएक्शन लिख लेता हूं, एक बार तुमको दिखाता हूँ क्या रिएक्शन होगा इनका, देखते हैं. क्योंकि मैंने यहाँ पे बात किया MgCl का, तो मैं MgCl का बात करता हूँ. तो मैं पहले यहाँ पे लिखूंगा ऑक्सीडेशन हाफ. बस देखो, लिखना लिखा देखो यहाँ पे. अब मुझे बताओ कि एनोड में यहाँ पे कौन डिपॉजिट हो रहा है? बताओ तो यहाँ पे कौन डिपॉजिट हो रहा है? कौन डिपॉजिट हो रहा है? सर Cl. अरे बोल रहा भाई, कौन डिपॉजिट हो रहा है? यहाँ पे लिख रहा है क्या? Cl-. Cl. तो Cl- में अब ऑक्सीडेशन होगा. क्या होगा? तो Cl- क्या करेगा? Cl- विल कन्वर्ट इनटू क्या? Cl2. है कि नहीं? ऑक्सीडाइज होने का क्या मतलब है? ये -1, ये 0.
तो Cl माइनस क्या होगा, Cl में कन्वर्ट होगा। सर कैमरा को उस साइड लेके जाइए। हाँ सर दिखाई नहीं दे रहा था उधर। ये दिख रहा है। ओ एक सेकंड रुको, ज्यादा ही जूम हो गया क्या आज? देखो एक सेकंड रुको, अब दिख रहा है क्या? हाँ सर। यस चलिए, सर। कोई बात नहीं, चलिए। तो मैं यहाँ पे पहले रिएक्शन लिखने जा रहा हूँ एनोड हाफ का, मैं इसको लिख लूँ Cl माइनस। तो एनोड हाफ का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ, यानी कि एनोड हाफ। तो एनोड हाफ में क्या होगा, ये Cl माइनस क्या करेगा बताओ, ये कन्वर्ट होगा Cl2 में, प्लस एक इलेक्ट्रॉन बैलेंस करोगे 2, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया हमारा Cl का कहानी। ठीक है, कैथोड हाफ में क्या होगा बताओ? कैथोड में क्या होगा, कौन डिपॉजिट हो रहा है कैथोड के अंदर? Mg2 प्लस। Mg2 प्लस। तो Mg2 प्लस क्या करेगा, Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या में कन्वर्ट होगा, Mg में कन्वर्ट होगा। Mg। आगे रिएक्शन, तो बन गया हमारा नेट सेल रिएक्शन। तो अल्टीमेटली क्या है बोलने का, ये मैंने क्यों दिखाया, दिखाने का रीजन ये है कि तुम लोग को ये ना लगे कि यहाँ पे कुछ प्रोसेस कुछ अलग हो रहा है। प्रोसेस वही है, जो एनोड होगा वो ऑक्सीडेशन ही करेगा, जो कैथोड होगा रिडक्शन ही करेगा। इसमें कोई डाउट मत रखना कि सर कुछ अलग तो नहीं बन जाएगा, कुछ अलग नहीं बनेगा, इसका जो काम है वही अपना काम है। ठीक है, यस सर। तो डाउट किसी उसमें लिख लो, हो गया तो वो। सर बोलो। सर हम जब जे देंगे तब ऐसा 4th अटेम्प्ट नहीं रहेगा ना, मतलब 4 अटेम्प्ट? फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? सर हम जब जे देंगे तब ऐसा 4 अटेम्प्ट नहीं रहेगा ना, सिर्फ एक ही अटेम्प्ट रहेगा ना? मैंने किससे बोला, चार ही रहेगा, चार ही रहेगा, चार ही रहेगा। तुम लोग का पहला एग्जाम नवंबर में होगा, देखिए। ये तो पेंडेमिक के लिए चेंज नहीं किया गया है, तो नॉर्मली चेंज किया गया है। हो गया कि नहीं हुआ बताओ, हो गया रुको, हो गया? यस सर हो गया। ठीक है, अब एक बात समझना,
देखो जब भी यहाँ पे जो भी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होगा तो वहां से जो भी आयन निकलेगा, जो डिपोजिट होगा, या तो आयन डिपोजिट होगा या आयन के डिस्चार्ज होगा, तो जिस पोटेंशियल से आयन डिपोजिट होगा या डिस्चार्ज होगा उस पोटेंशियल को बोला जाता है डिस्चार्ज पोटेंशियल। क्या बोला जाएगा उस पोटेंशियल को? डिस्चार्ज पोटेंशियल बोला जाएगा। तो एक लाइन यहाँ पे लिखो, द पोटेंशियल एट विच the potential at which the ions discharged discharged is called discharged potential. Discharge is called discharged potential. The potential at which the ion discharged is called discharged potential. Is called क्या? Discharged potential. समझ में आ गया? फिर से एक बार रिपीट करना है? यस सर। करता हूं। मैंने ये बोला द पोटेंशियल एट विच द आयन डिस्चार्ज, द पोटेंशियल एट विच द आयन डिस्चार्ज इज कॉल्ड डिस्चार्ज पोटेंशियल। हेलो, हाँ, सॉरी, लिख लिया तुम लोगों ने क्या? हेलो, लिख लिया तुम लोगों ने? यस सर। Yes, बता sir. लिख लिया ना? यस ठीक है। सर। क्या बोला था? पोटेंशियल। तो वापस बता रहा हूँ क्या होता है, जिस पोटेंशियल से ये आयंस ब्रेक डाउन होकर डिपॉजिट होगा या डिस्चार्ज होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज पोटेंशियल। तो ये बेसिक आइडिया था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग फैराडे का फर्स्ट लॉ, फैराडे का सेकंड लॉ, और नेक्स्ट क्लास में फैराडे फर्स्ट, फैराडे सेकंड पढ़ने के बाद इलेक्ट्रोलाइटिक सेल खत्म। फिर हम पढ़ेंगे कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी के ऊपर। तो और 3 या 4 क्लास में चैप्टर में खत्म कर दूंगा। उसके बाद हम मूव करेंगे हमारा आखिरी चैप्टर, जो मेरा आखिरी चैप्टर होगा, जिसका नाम क्या है? पी ब्लॉक एलिमेंट। तो पी ब्लॉक में बहुत टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज ऐसे लंबा तो है चैप्टर, पर हम लोग खत्म कर देंगे। तो मैं जिस हिसाब से प्लान कर रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि ये अगस्त का महीना है, सितंबर मिड तक हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा फर्स्ट टर्म के लिए। उसके बाद सेकंड टर्म का तो हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री खत्म कर लिया है। तो हमारे पास चैप्टर बचेगा ओनली केमिकल काइनेटिक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कुछ मिस किया क्या मैंने? मिस नहीं किया। तो 2 ही चैप्टर बचेगा हमारे पास सेकंड टर्म के, ठीक है?
तो शायद मैं सेकंड टर्म के लिए अभी ना पढ़ा के रिवाइज कराऊं कि क्या करना है, तो देख लेना, जो भी करना वैसे कर लेंगे, ठीक है, जैसा बोलोगी वैसा कर लेंगे, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट बार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।